हेलो दोस्तों, कुंदन इंडिया रेलवे चैनल में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो रहेगा साइंस के ऊपर, जो कि आप लोग का क्लास स्टार्ट है एनसीईआरटी साइंस 10th का। तो इसमें आप लोग का जो कि एएलपी का वैकेंसी आया है, टेक्नीशियन का वैकेंसी आया है और अपकमिंग वैकेंसी आप लोग को एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया। तो साइंस इस सब में तो पूछता है, तो आप लोग को साइंस के लिए मजबूत करना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि 50% ज़्यादातर साइंस ही इसमें रेलवे में रहता है। तो आप लोग को जाके क्लास आप लोग को देखना है। आप लोग को एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो कि 10th क्लास का अभी क्लास वीडियो चल रहा है। तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। चैप्टर उसमें 10-12 वीडियो बना चुके हैं, उसमें से 4-5 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। तो आप लोग जाके भी कंटिन्यू वीडियो देखिए और आप लोग को साइंस में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला, मैं इतना गारंटी देता हूँ, यदि आप लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। तो मैं अभी बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं ग्रुप डी में सिलेक्टेड हूँ दोस्तों, जो कि 2019 वाले वैकेंसी में 2023 में हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ है। तो 2019 वाले वैकेंसी में ग्रुप डी में सिलेक्टेड हूँ। तो आप लोग भी तैयारी कीजिए और एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। मैं एनसीईआरटी ज़्यादातर साइंस में फॉलो किए थे 9th और 10th का। तो अभी 10th का सीरीज स्टार्ट है, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया गया, उसमें जितना भी थ्योरी है, जितना भी इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल साथ में जो पॉइंट इम्पोर्टेंट सिर्फ उसी को मैं बताया है आप लोग को। और जितना भी अभ्यास का क्वेश्चन रहता है, जो कि लास्ट में क्वेश्चन रहता है, अभ्यास का प्रश्न दिया रहता है, तो उसका सारा डाउट क्लियर किया हूँ। सारा क्वेश्चन आप लोग को बुक में ही बताया गया है, न्यूमेरिकल के साथ और क्वेश्चन आंसर सब साथ। आप लोग वीडियो एनसीईआरटी वाला ज़रूर देखिए। 10th का अभी सीरीज स्टार्ट है, तो जाकर आप लोग देखिएगा। चलते हैं वीडियो को, आप लोग को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज आप लोग को एनसीईआरटी 10th क्लास को जो स्टार्ट था, आप लोग का चैप्टर स्टार्ट है, जो कि अभी 6-7 चैप्टर क्लियर हो चुका है दोस्तों। तो आज नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 11 का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इस टॉपिक पे आज हम लोग पूरा पढ़ाई करने वाले हैं। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे, जहाँ नहीं देखे होंगे अभी तक क्लास, तो जाके देख लीजिएगा। ये रेलवे के लिए आप लोग को रहता है दोस्तों, जो कि अभी टेक्नीशियन, एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी जितना भी वैकेंसी आने वाला है सबके लिए है। ये एनसीईआरटी 10th क्लास का साइंस है। जो भी स्टूडेंट न्यू हैं जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिए हैं वीडियो में, कुंदन इंडियन रेलवे सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे। उसके बाद जाइएगा, लोगों को क्लिक कीजिएगा, वहाँ प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट पे जाके सारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और टेलीग्राम से अभी नहीं जुड़े हैं तो ये इसी के नाम से टेलीग्राम है, जाके जुड़ जाइएगा। तो आप लोग को ये PDF मिल जाएगा और आप लोग भी इसे पढ़ सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही रहेगा दोस्तों। तो चलते हैं, आप लोग को आज पढ़ाते हैं। जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगा सिर्फ उसी को मैं रीड करूँगा, हर लाइन में रीड नहीं करने वाला हूँ। तो आप लोग उसको कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखते हैं, आप लोग को ये आज मानव नेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो मानव नेत्र क्या है, देख रहे होंगे मानव नेत्र। तो मानव नेत्र क्या, मानव नेत्र एक कैमरे, देख रहे होंगे यहाँ नीचे लिखा गया है कि मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। क्या है, एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जैसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, जो देख रहे होंगे। इसी तरह हम लोग का आँख होता है दोस्तों, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। तो इसी के बारे में बताया गया है, दोस्तों। तो ये क्या है, हमारा एक दृष्टि पटल है। तो थोड़ा यहाँ पढ़ देता हूँ मैं, थोड़ा क्या लिखा गया देख रहे होंगे कि मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं शुक्रवाही ज्ञान इंद्रियाँ है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को क्या क्या देख सकते हैं कि उनकी गंध को, स्वाद को, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनके स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं, आंख यदि बंद करके। तथापि आंखों को बंद करके रंगों का पहचान पाना असंभव है। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारे चारों ओर के रंग बिरंगा संसार को देखने योग्य बनाता है। क्या बनता है, यह हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने का योग बनाते हैं। उसके बाद यही लिखा गया कि मानव नेत्र एक कैमरे के भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जैसे रेटिना या दृष्टिपल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ पे बनता है, ये क्वेश्चन यहीं से एक पॉइंट हो गया दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन यहीं से हो गया कि मानव नेत्र एक कैमरे के भांति है। और लेंस क्या करता है कि लेंस उसको निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, जो कि प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, इसको रेटिना या दृष्टि पटल पे ही प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। क्या होता है, पतली झिल्ली से होकर क्या होता है हम लोग को नेत्र में। तो प्रकाश या आँख के बारे में अच्छे से समझना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होता है स्टूडेंट में। लड़कों लोग में क्या होता है, कन्फ्यूजन भी होता है दोस्तों। तो इसको आप लोग को अच्छे समझना पड़ता है।
नहीं तो कन्फ्यूजन हो गया, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्या है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। बोलेगा प्रकाश किस झिल्ली से प्रवेश करता है, तो कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। क्या होता है, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, दोनों होता है, ये याद रखना है आप लोग को। दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा, तो कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं, जिससे प्रकाश, बोलेगा प्रकाश किससे प्रवेश करता है, तो प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, जिसे क्या कहते हैं, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन आप लोग को यहीं पे बन गया। देखिए दर्शाया अनुसार ये पॉइंट में दर्शाया गया है, 11.1 में बोल रहा है। 11.1 चित्र में दर्शाया अनुसार यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी क्या बनाता है, तो यह दिखा गया। देखिए यहीं पे कॉर्निया है, कहाँ है, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, ये है ना स्वच्छ मंडल, यहाँ पे कॉर्निया। तो इसी से प्रकाश हम लोग को क्या करता है, अंदर प्रवेश करता है, प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, उसी के बारे में बताया गया है। और यहाँ दृष्टि पटल है, देख रहे होंगे दृष्टि पटल या रेटिना, यहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है हम लोग को। इसका कहाँ बनता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पीछे पीछे क्या होता है, यहाँ दृष्टि पटल या रेटिना पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। उसके आगे क्या बोला है, मानव क्योंकि उभार बनाते हैं। नेत्र गोलक क्या, नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। कैसा होता है, नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है, तथा इसका व्यास क्या होता है, तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। आप लोग को याद रखना है ये पॉइंट, 2.3 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 2.3 सेंटीमीटर। पूछेगा नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। बोलेगा जो कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश क्या होता है, अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। क्या करता है, समायोजन करता है, किसको, फोकस को। क्रिस्टलीय लेंस के केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करता है। क्या करता है, रेटिना पर फोकस करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। यहाँ पे देखिए यही है कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे जस्ट देखिए पीछे क्या होता है, एक परितारिका होता है, इसी को बारे में बताया गया। क्या होता है, एक परितारिका होता है कॉर्निया के जस्ट पीछे। अब इसके बारे में क्या बताया गया, तो फिगर आप लोग देख के पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। ये क्या होता है, अंदर होता है, जो देख रहे होंगे अभी फिगर में दिखाए थे। डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। बोलेगा क्या करता है, परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। जो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे धूप में से आए या धूप ज़्यादा लग रहा है, लाइट ज़्यादा रहा है, तो पुतली उसको क्या करता है, नियंत्रण करता है, वही है परितारिका। बोलेगा क्या करता है, ये गहरा पेशी ड्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को इसको याद करना है, नहीं तो क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो यहाँ पे पुतली की क्या करता है, पुतली को देखिए, यहाँ परितारिका, इसके जस्ट ऊपर क्या है, पुतली है, देख रहे हो पुतली, इसी को नियंत्रित करता है कौन, परितारिका। तो ये कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, हर लड़का को ये टॉपिक कन्फ्यूजन लगता है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्या करता है, पुतली को नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन, परितारिका। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर क्या बनता है, अभिनेत्र रेटिना पे किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब। उल्टा और वास्तविक कौन सा लेंस का बनता है, आप ही लोग बताइए, उल्टा और वास्तविक कौन सा लेंस का बनता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभिनेत्र लेंस। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है। रेटिना क्या है, एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसे बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिका सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न होती है। क्या होता है, विद्युत सिग्नल उत्पन्न होती है। ये सिग्नल द्विक तंत्रिका, क्या होता है, ये सिग्नल द्विक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। यही पहुंचाता है कौन, सिग्नल यही पहुंचाया जाता है कौन, द्विक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है, जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख लेते हैं। कैसे करता है, यही देखता है, सिग्नल भेजता है और कोई भी वस्तु को हम जैसा है उसी से देख लेता हूँ, उसी की तरह सेम टू देख लेता हूँ। परितारिका, आइरिस क्या है, परितारिका को ही आइरिस कहते हैं। आप लोग को याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना। परितारिका बहुत जगह नहीं देता है, आप लोग को एग्जाम में आइरिस भी दे देगा, इंग्लिश होता है इसका। तो ये पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, नेत्र में प्रकाश की मात्रा को ये नियंत्रित करता है। और उसके बाद आँख में हम लोग का कौन सा लेंस होता है, आप लोग कमेंट करने बताए थे। यदि आप लोग नहीं अभी तक
किए होंगे तो बता देगा आँख में हम लोग का उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस के कारण ये हमारा उल्टा तब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जैसे आप हो गया दृष्टि तंत्र के किसी भाग के क्षतिग्रस्त होने तक अथवा कुछ क्रियाओं से दृष्टि प्रकारों में सार्थक क्षति हो सकती है। उदाहरण के लिए प्रकाश संचरण में सम्मिलित कोई भी संरचना जैसे कर्निया, जैसे क्या है कर्निया, पुतली, अभिनेत्र लेंस, नेत्रों तथा कचाप द्रव सब चीज़ यहाँ पे है। देखिए यहाँ फिगर में देखिए ये द्युक्त तंत्रिका यहाँ पे पीछे से हमारे मस्तिष्क में जाता है। अभी पढ़े होंगे सारा यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा। ये नेत्रत्व है, क्रिस्टलीय लेंस यहाँ पे है, पक्षामी पेशियाँ हैं, कचाप द्रव जो बीच में है उसको क्या बोलते हैं, कचाप द्रव बोलता है, इसको बीच में रहता है। तो इसी के बारे में बात किया गया है। उसके बाद देखिए कचा अथवा रेटिना जैसी संरचना जो प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। कौन? रेटिना क्या करता है? जो प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। या द्विक तंत्रिका जो इन सिग्नलों को मस्तिष्क तक पूछेगा। द्विक तंत्रिका क्या करता है? जो इन सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। कौन? द्विक तंत्रिका जो पीछे रहता है। कहाँ रहता है? पीछे देख रहा हूँ अभी। फिर क्षतिग्रस्त होने पर साक्षुक विकृति उत्पन्न करती है। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप तीव्र प्रकाश से किसी मंद प्रकाशित कमरे में प्रवेश करते हैं, बोल रहे थे ना अभी, तीव्र प्रकाश से यदि किसी मंद प्रकाशित कमरे में प्रवेश करते हैं तो आरंभ में कुछ देर तक आप उस कमरे की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। ये होता है ना, रियली में होता है दोस्तों, रियल में होता है कि नहीं? आप लोग भी देख रहे होंगे, कमरों की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तथापि कुछ समय पश्चात आप उसी मंद प्रकाशित कमरे की वस्तुओं को देख पाते हैं। कुछ समय बाद आँख की पुतली कौन होता है? आँख की पुतली परिवर्ती द्वारा की भांति कार्य करता है। कौन सा? परिवर्ती द्वारा की भांति, जिसके साइज को परितारिका की सहायता से बदला जा सकता है। पुतली को अभी पढ़े थे ना, तो परितारिका की सहायता से बदला जाता है, उसी के कारण होता है। तो परितारिका को ही आइरिस कहते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन ये हमेशा, क्योंकि हर जगह परितारिका नहीं रहता, आइरिस दिया रहता है। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो परितारिका सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है। वो यदि कहीं भी प्रकाश अधिक चमकीला होगा तो परितारिका सिकुड़ जाता है, पुतली को भी छोटा बना देते हैं, जिससे आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर सकते हैं। जैसे धूप में आप लोग 12 बजे ऊपर देखिएगा तो वही होता है, परितारिका सिकुड़ जाता है, पुतली छोटा कर देता है। परंतु जब प्रकाश मंद होता है, कम होता है, तो परितारिका फैलकर पुतली को भी बड़ा बना देती है। तो यही बताया गया, तो ये इम्पोर्टेंट है। जिससे आँख से अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इस प्रकार मंद प्रकाश में परितारिका शिथिलता में पुतली पूर्ण रूप से खुल जाती है। असमंजन क्षमता, तो कौन सा पॉइंट है? समंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीबद्ध पदार्थ का बना होता है। क्या होता है? अभिनेत्र लेंस पूछेगा किससे बना होता है, तो रेशेदार जेलीबद्ध पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाएं तक पक्षमायी पेशियों द्वारा रूपांतर किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। क्या होता है? जब पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस भी ये पतला हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। कौन? समंजन क्षमता को। तो अभिनेत्र लेंस उसके बाद बोला गया है तो बढ़ जाती है। जैसे दूरी रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जब आप आंख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब पक्षामी पेशियां सिकुड़ जाती है। क्या बोला गया? जब निकट की वस्तु देखेगा तो वो सिकुड़ जाती है, इससे अभिनेत्र लेंस वक्रता बढ़ जाती है और अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इससे हम निकट की रखी वस्तुओं को देख पाते हैं। इसी कारण ये निकट की वस्तु हम लोग देख पाते हैं और दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छे से पढ़ के। अभी हम भी समझा दिए थे, तो और यदि याद न रहे तो एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है। समंजन पूछेगा क्या कहलाती है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, तो क्या कहलाता है? समंजन कहलाती है। तथापि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती है। क्या होता है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती है। किसी छपे हुए पृष्ठ को आँख के अत्यंत निकट रख कर उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप अनुभव करेंगे कि प्रतिबिंब धुंधला है या इससे आपके नेत्रों पर तनाव पड़ता है। क्या होता है? इससे आपके नेत्रों पर तनाव पड़ता है। किसी वस्तु को आराम से स्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर की दूर रखना होगा। क्या होगा? आपको इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे
सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। क्या बोलता है? अल्पतम दूरी कहते हैं। तो बोलेगा कि हमारे आँख कोई वस्तु को देख पाता है तो उसका दूरी कितना होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए, तब हमारे आँख अच्छे से उसको देख पाता है, कम से कम 25 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट है, आप लोग को क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। नहीं तो पहले से भी आपको याद हो सकता है, क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन है। जैसे इस नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। क्या होता है? उसे अल्पतम दूरी कहते हैं। ऐसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहता है। क्या? वह दूरतम बिंदु। जैसे नजदीक को यदि आप देख रहे हैं तो क्या होगा? निकट बिंदु। और जो यदि आप दूर बिंदु को देख सकते हैं, कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है उसको, कोई दूरतम बिंदु, ये कोई दूरी तक बिंदु है, कोई दूरी तक बिंदु है, जो मान लीजिए ये दूरी है, तो इसको आप यहाँ से देख रहे हैं, पूरा स्पष्ट देख रहे हैं, तो इसी को दूर बिंदु कहते हैं। मान लीजिए ये पास है, यदि आप यहाँ पे हैं, यहाँ से यदि आप इसको स्पष्ट देख लेते हैं तो उसको निकट बिंदु कहते हैं। तो सिंपल है, ये आप समझने का चीज़ है, समझ लीजिए। तो उसको दूर बिंदु कहा जाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। क्या होता है? सामान्य नेत्र के लिए अनंत दूरी पर होती है। इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। सामान्य नेत्र, जिसका सामान्य नेत्र कोई बीमारी नहीं हुआ है, तो उसको 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी वस्तुओं स्पष्ट देख सकता है। यदि किसी को बीमारी है तो उसको नहीं दिख पाएगा। तो कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों का नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाती है। क्या होता है? अधिक आयु का बहुत सारे रहते हैं, आप लोग के घर में होंगे तो बहुत सारे होंगे, जो दादा होंगे, दादी होंगे, तो उस सबका क्या होता है? नेत्र दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इसी कारण वो साफ नहीं देख पाता। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। क्या होता है? मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव हो सकता है, यानी हो जाता है। अब दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं है? इसके लिए आप सोचें कभी कि दृष्टि देखने के लिए हमारे दो नेत्र क्यों नहीं है? देखिए लिख रहा, केवल एक ही नेत्र क्यों होती है, इसी के बारे में बताया गया है। एक नेत्र की बजाय दो नेत्र होने के अनेक लाभ है। इसके हमारे दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। मानव के एक नेत्र की क्षैतिज दृष्टि लगभग 150 डिग्री होता है। देखिए ये चीज़ आप लोग नहीं जानते होंगे, तो इसी कारण मैं बता रहा हूँ। ये एनसीईआरटी पढ़ा है, तो एनसीईआरटी में ऐसा ही आप लोग को जानकारी कुछ अलग मिलेगा दोस्तों। किसी को आप बता सकते हैं, किसी को आप बोल सकते हैं इसके बारे में कि क्यों हमारे आँख में दो नेत्र क्यों नहीं है। कोई बुक में रहेगा तो ये सब चीज़ नहीं लिखा रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो ये जानकारी के लिए भी है, तो किसी को आप पूछ सकते हैं कि हमारे शरीर में दो आँख क्यों है, एक आँख क्यों नहीं है, एक आँख रहता तो क्या होता, दो आँख है तो क्या होता। तो इससे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो भाई बोले एक नेत्र के क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, याद रखिए, जबकि दो नेत्रों द्वारा ये लगभग 180 डिग्री जाता है। वास्तव में किसी मंद प्रकाशित वस्तु को संसूजन की सामर्थ्य एक की बजाय दो संसूजकों से बढ़ जाती है। क्या होता है? दो से बढ़ जाती है। एक रहता तो वो थोड़ा कम होता है। शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र प्रायः उनके सिर पर विपरीत दिशा में स्थित होते हैं। शिकार जो भी शिकार करते हैं उनको क्या होता है? दो नेत्र विपरीत दिशा में होते हैं, जिससे कि उन्हें अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो, अधिकतम दूरी तक देख सकता है। परंतु हमारे दोनों नेत्र सिर पे सामने की ओर स्थित होता है। हमारे क्या होता है? सामने, उसका क्या होता है? विपरीत होता है, पीछे होता है। इस प्रकार हमारे दृष्टि क्षेत्र कम से कम हो जाता है, परंतु हम त्रिविम चाक्षुषी का लाभ मिल जाता है। एक नेत्र बंद कीजिए, आपको संसार चपटा केवल, यदि एक नेत्र आप बंद करते हैं तो संसार आपको चपटा केवल दुर्बीन लगेगा। दोनों नेत्र खोलिए, आपको संसार की वस्तुओं की गहराई की तीसरी बीमा दिखाई देगी, क्योंकि हमारे नेत्रों के बीच कुछ सेंटीमीटर का पृथक्करण होता है। इसके लिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है। हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंब के संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है। इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम यह बता सकते हैं कि वस्तु हमारे कितनी पास या दूर है। तो ये हो गया जानकारी के लिए आप लोग का दृष्टि। तो वो पूछ भी सकता है 150 डिग्री, आप लोग को 180 डिग्री, तो याद रखना। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, जो कि हम लोग अभी दृष्टि जो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब होता है कि व्यक्ति वस्तुओं को आराम से स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। जो भी जैसे कभी कभी धीरे धीरे समझने क्षमता खो सकते हैं ना, आदमी खोता ही है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वस्तु को आराम से नहीं देख पाता है। नेत्र में अपवर्तनों दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। अपवर्तन के कारण, जैसे यहाँ बताया, प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं।
आँख का कितने दोष होते हैं, तो 3 सामान्य दोष होते हैं। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष जो कि माइपिया बोलते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष जो हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं, हाइपर मेट्रोपिया। तो ये इंग्लिश भी पूछ लेता है कि निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, नहीं तो इंग्लिश में आप लोग को दे देगा, निकट दृष्टि दोष लिखेगा ही नहीं तो माइपिया दे देगा, और दीर्घ दृष्टि को हाइपर मेट्रोपिया दे देगा। तो आप लोग को ये याद रखना है, नहीं तो हमेशा टेस्ट में गलती होता है, डायरेक्ट माइपिया देगा तो आप लोग को याद नहीं रहेगा। तो इसका ट्रिक मैं बताता हूँ कि देखिए माइपियो में छोटा है ना, छोटा वर्ड है, हाइपरोमेट्रोपिया में सबसे बड़ा वर्ड है, तो ये बड़ा के लिए दूरदृष्टि हो गया और छोटा के लिए जो कि होगा निकट दृष्टि। दोस्तों ये ट्रिक से याद कर सकते हैं आप लोग को, तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा माइपियो और हाइपरोमेट्रोपिया में। हाइपरोमेट्रोपिया में चलिए माइपिया और हाइपरमेट्रोपिया आप लोग को याद हो गया। तीसरा होता है नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 हो गया दीर्घ दृष्टि दोष, उसी को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। नंबर 3 जरा दृष्टि दोष जो कि प्रेस, जो कि आप लोग को इसका इंग्लिश क्या होगा, प्रेस बायोपिया होगा। इन दोषों को क्या होगा आगे, इन दोषों को उपयुक्त गोलीय लेंस का उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। हम इन दोषों तथा उनके संशोधन के बारे में संक्षेप में नीचे चर्चा करेंगे, जैसे आप लोग को यहाँ चर्चा किया गया। जैसे निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष। तो चलिए थोड़ा आँख के बारे में आप लोग को समझा दें, जो कि अभी पढ़े थे, आप पूरा आँख के बारे में पढ़ लिए थे ना, तो थोड़ा मैं समझा दूँ इसको आँख के बारे में ताकि आप लोग को समझ आ जाए। जैसे यहाँ पे हम लोग का क्या है, ये आँख बना है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, आप लोग को यहाँ पे रेटिना है, यहाँ पे आप लोग को क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, जो पीछे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है, रेटिना है। अब लेंस में लाइट आएगी, यहाँ कहाँ है, ये लेंस है, क्या है हम लोग को यहाँ देखिए, ये उत्तर लेंस यहाँ है, यहाँ पे उत्तर लेंस रहता है, ठीक है। और ये कॉर्निया रहता है, ये बाहर वाला क्या होता है, कॉर्निया रहता है, इससे हम लोग प्रकाश प्रवेश करता है। तो ये उत्तर लेंस इसका सामने जस्ट रहता है, ताकि ये प्रकाश आएगा एब्जॉर्ब करके हम लोग को एक जगह एब्जॉर्ब करेगा और वो रेटिना पे डायरेक्ट प्रतिबिंब बनाएगा। प्रकाश आएगा, ये एब्जॉर्ब करेगा उत्तर लेंस, एक जगह जाके प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये उत्तर लेंस इसके कारण है। तो उत्तर लेंस है, तो उत्तर लेंस क्या है, अब लेंस में लाइट आएगी, लेंस में लाइट आएगी, आइरिस के अंदर से पुतली होती है, साइज को कम या ज़्यादा लाइट से करता है, ठीक है। उसके बाद ये कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया इसी से प्रकाश में प्रवेश करता है, और यदि खराब हो गया तो दान इसी को देते हैं, ठीक है। खराब होने के बाद प्रकाश नहीं जाता है तो आप लोग को देखना बंद हो जाता है। और इसके अंदर कचाव भी पूछेगा, अंदर का क्या होगा, फिगर देके, तो इसका अंदर पूछ देगा इस तरह, तो इसको कचाव दर बोलते हैं। तो ये फिगर याद रखिए, ये फिगर पूछता है, और इसमें से कोई भी पॉइंट पूछ लेगा ये वाला कहाँ है, तो इस तरह आप लोग को याद रहेगा, तो आप लोग वहाँ पे मार सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के बारे में क्या है, निकट दृष्टि दोष देख रहे होंगे। निकट दृष्टि दोष का निकट दृष्टा यानी निकट की वस्तुओं को भी कहते हैं, इसको निकट दृष्टा भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वो स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो ये समझने का चीज़ है। अब निकट दृष्टि दोष है, तो निकट हम दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तो यही है इसका परिभाषा, नहीं देख पाते हैं। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति की दूरबिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। क्या होता है, ऐसे जिसको ये बीमारी होता है निकट दृष्टि दोष, वो व्यक्ति दूरबिंदु क्या होता है, अनंत पे ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूरी रखी वस्तुओं को ही स्पष्ट देख पाता है और आगे की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में कैसी दूरी रखी वस्तुओं को प्रतिबिंब दृष्टिपटल रेटिना पे ना बनकर, क्या होता है, रेटिना, यहाँ पे रेटिना पे ना बनकर, रेटिना पे ना बनकर, यहाँ पे रेटिना है, रेटिना पे ना बनकर क्या होता है, दृष्टिपटल के सामने हो जाए। जैसे ये हमारे लोग का रेटिना है, देखिए जिसको निकट दृष्टि दोष है, यहाँ पे प्रकाश आया, ये उत्तर लेंस के पास आया, उत्तर लेंस एब्जॉर्ब करके क्या किया, ये रेटिना पे बनता तो हम लोग को दूर की वस्तु देखता, बन ही नहीं रहा, इसके क्या होगा, पास आके सामने जाके बन जाता है। इसी कारण हम लोग को दूर की वस्तु नहीं दिख पाता है, सामने का जो भी वस्तु है उसी को देख पाते हैं। कहाँ बोलेगा, क्या होता है, रेटिना पे ना बन के क्या होगा, उसके दृष्टिपटल के सामने, कहाँ पे बनता है, दृष्टिपटल के सामने बन जाता है। तो इसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसको समझ लीजिएगा। इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनता है, जिसके निकट दृष्टि दोष हुए हैं, तो रेटिना पे ना बनकर उसका आगे बन जाता है। इस दोष उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाता है। क्या होता है, नंबर 1 कारण पूछ लेगा, इस जिसको निकट दृष्टि दोष है उसको क्या कारण है, तो उसका अभिनेत्र लेंस का वक्रता का अत्यधिक हो जाता है। नंबर 2 नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। क्या होता है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस या अपसारी लेंस का उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
इसे चित्र में दर्शाया गया। इस अभियुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु की प्रतिबिंब को वापस दृष्टिपटल या रेटिना पर ले जा आता है। इस प्रकार दोष को दूर कर दिया, यानी इस प्रकार बीमारी को दूर कर देता है। तो क्या होता है, अवतल लेंस लगाइएगा, फिर इसको क्या करेगा, अवतल लेंस यहाँ लगा दीजिएगा, तो फिर यहाँ पे ये रेटिना पे प्रतिबिंब बनने लगा, तो ये दोष दूर हो जाएगा। तो इसको निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, इसको क्वेश्चन आता है यहाँ से। उसके बाद दीर्घ दृष्टि दोष, इसी को दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। दीर्घ दोष को दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो इसमें भी परिभाषा पाई होगा सिंपल, जो दूरदृष्टि दोष है, यानी दूर की बिंदुओं को देख सकता है, निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। इसका भी परिभाषा है, व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से 25 सेंटीमीटर दूर हट जाता है। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से स्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर काफ़ी दूर रखी होती है। कोई भी बुक आप यदि सटा के पढ़ते हैं, जिनको दूरदृष्टि का बीमारी है, तो उसको पढ़ा ही नहीं जाएगा। जितना दूर रखेगा उसको, तो उसको उतना किताब पढ़ सकता है। इसी कारण होता है बहुत सारे आदमियों को, तो उनका क्या होता है, पढ़ने के लिए पठन सामग्री 25 मिनट काफ़ी दूर रखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तुओं को आने वाली प्रकाश की किरणें दृष्टिपटल रेटिना के पीछे फोकस कर देता है। क्या करता है, जिससे रेटिना के पीछे फोकस कर देता है। देखिए यहाँ पे पहले क्या बोल रहा था, यहाँ पे रेटिना पे बना रहा था, दोस्त का रेटिना पे बना रहा था, लेकिन इसको बाद में क्या किया, पीछे फोकस कर दिया। रेटिना यहाँ ही है, रेटिना के पीछे फोकस कर दिया। कौन, दृष्टि दोष जिसको रोग है उनको, तो इसको क्या करता है, पीछे फोकस कर देता है। जैसा इस दोष को उत्पन्न होने के कारण है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, इसका दो कारण आप लोग को याद रखना है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना अथवा नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। तो ये पॉइंट भी पूछता है, तो आप लोग को ये याद रखिएगा। इसको उत्तर लेंस लगाता है, यहाँ पे देखिए उत्तर लेंस लगाया, फिर रेटिना पे प्रतिबिंब बन गया। तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे भी लिखा हुआ देखिए, इस दोष को उपयुक्त क्षमता की अभिसारी लेंस, इसको उत्तर लेंस को या अभिसारी लेंस कहते हैं। पिछला वीडियो में पढ़ाए थे, तो आप लोग को इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रकार करता है, तो उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, जरा दृष्टि दोष आ गया। जरा दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की संबंधित क्षमता घट जाती है। व्यक्ति को निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह पक्षमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि तथा दूरदृष्टि दोष को हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को वस्तुओं को स्पष्ट देखने में के लिए प्राय दूरफोक्सी लेंस, क्या बोलता है, दूरफोक्सी लेंस, क्या होता है, बायोफोकल लेंस, यानी दूरफोक्सी लेंस की आवश्यकता होती है। समान प्रकार के दूरफोक्सी लेंस में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है, यह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के में सहायता करता है। निचला भाग में उत्तल लेंस होता है। तो ये भी याद रखना है कि जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाना पड़ता है, दूरफोक्सी लेंस लगाना पड़ता है। उसमें बोलेगा ऊपर कौन सा लेंस होता है, तो अवतल होता है, नीचे कौन सा होता है, तो उत्तल होता है। तो यह पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायक होता है। आजकल स्पर्श लेंस यानी कॉन्टैक्ट लेंस अथवा सल हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोषों को संशोधन संभव है। कौन सा, कॉन्टैक्ट लेंस के द्वारा भी, सल हस्तक्षेप के द्वारा भी। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर आप अपने से बना सकते हैं, बना लीजिएगा, नहीं तो आप आंसर देख लीजिएगा, मैं बना दिया हूँ। आगे क्या क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, जिससे आप अध्ययन कर चुके हैं कि आयताकार कांच के स्लेब कि गुजरने के प्रकाश की प्रकार अपवर्तित होता है। समांतर अपवर्त पृष्ठों के लिए, जैसा कि जैसे कांच के स्लेब में होता है, अपवर्तित किरण आपतित किरण के समांतर होती है। बोलेगा अपवर्तित किरण किसके समान होती है, आपतित किरण के समांतर होती है। तथापि पार्श्व में यह कुछ विस्थापित हो जाती है। किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होगा उसके बारे में बताया गया। जैसे यह पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं, इसके दो पार्श्व पलकों के बीच का कोण क्या होता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। जैसे दो पार्श्वों के बीच का कोण क्या होता है, प्रिज्म कोण। आइए हम क्रियाकलाप के द्वारा अध्ययन करके इसका बात करते हैं आगे फिगर में। तो ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ दोस्तों, थोड़ा यहाँ मैं पढ़ देता हूँ कि जैसे आप लोग पढ़ सकते हैं जानकारी के लिए। आप लोग यदि इसको पढ़ लीजिएगा, टाइम उतना नहीं है मेरे पास भी, तो आप लोग इसको रोक के पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता दूँ।
हमारे नेत्र हमारी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहते हैं। इसका एक पॉइंट है, आप लोग याद रखना है कि हमारे नेत्र हमारी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहते हैं। अपनी मृत्यु के पश्चात नेत्र दान करके हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति को जीवन को प्रकाश भर सकते हैं। तो ये जानकारी के लिए है। अब यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद भी यदि होता है तो उसका क्या होता है, आँख जीवित रहता है, तो उसे किसी को दान भी दे सकते हैं। विकासशील देशों के लगभग 350 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं, तो इनमें से अधिकांश की दृष्टि ठीक नहीं की जा सकती है। कॉर्निया अजंता से पीड़ित लगभग 45 लाख व्यक्ति है। तो ये सब डाटा बताया गया दोस्तों, उसे छोड़िए। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है। चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। तो नेत्रदान कौन कर सकता है, कोई भी आदमी कर सकता है। मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप से भी पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी तथा वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है, वे भी नेत्रदान कर सकते हैं। कोई भी दान कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर। कब तक हमारा आँख जीवित रहता है, 4 से 6 घंटे के भीतर। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर। ये जानकारी होगी आप लोग को। नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए, अतः समीप के नेत्र बैंक को तुरंत सूचित करें। नेत्र बैंक की टीम दिव्यांग व्यक्ति के घर पर या अस्पताल में नेत्र निकाल लेगी। नेत्र निकालने वाली मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। पूछेगा कितने मिनट का समय लगता है नेत्र निकालने में, तो 10 से 15 मिनट का समय। ये जानकारी के लिए ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं पूछेगा। एक सरल प्रक्रिया था, इसमें किसी भी प्रकार का विरूपण नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जो एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, जल भित्ति, रेबीज, तीव्र लुकेमिया और धनु स्तंभ, हैजा, तानिका शोध या मस्तिष्क शोध से संक्रमित है या जिनकी इनके कारण मृत्यु हुई है, नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है कौन कौन नेत्रदान नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनको एड्स हुआ है वो नहीं कर सकता है, हेपेटाइटिस हुआ है वो भी नहीं कर सकता है। तो आप लोग एड्स से बचिए दोस्तों, समझें। उसके बाद जल भित्ति भी है, जल भित्ति से, रेबीज से, तीव्र लुकेमिया से, ये सबसे, हैजा से भी नहीं कर सकते हैं। तो मस्तिष्क शोध भी जिसको हुआ है उनको भी नहीं करना है। नेत्र का एक युगल कॉर्निया अधंता से पीड़ित 4 व्यक्ति तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। जो भी नेत्रों का एक युगल है कॉर्निया अधंता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक वो दान कर सकती है। आगे क्या बोले, यही प्रिज्म है दोस्तों। ये क्या है, ये एक प्रिज्म है जो कि आप लोग को यहाँ पूरा समझाया गया है। क्या है, एक प्रिज्म है। ये क्या है, एक प्रिज्म है। तो प्रिज्म के बारे में बोला गया है कि देखिए ये क्या है, प्रिज्म है। देखिए यहाँ समझाया गया है, जैसे आप लोग को यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जहाँ ये है ABC है ना, ABC कौन ए प्रिज्म है। कौन ए कहाँ है, कौन ए देखिए यहाँ पे कौन ए क्या है, ये प्रिज्म है। क्या है, कौन ए प्रिज्म का कौन है, क्या है, प्रिज्म का कौन। अब इसके साथ जो भी आया गया है प्रिज्म का कौन है, जैसे PE, पी कहाँ है, PE, P और E, यहाँ पे PE है, ये आपतित किरण है, EF अपवर्तित किरण है, PFS निर्गत किरण है। तो आप लोग को थोड़ा रुक के समझ लेना है। FS निर्गत करना है। कौन आई आपतन कौन है, कौन आई कहाँ है, कौन आई आप लोग को आपतन कौन है, कौन आर क्या अपवर्तन कौन है, कौन आर क्या है, अपवर्तन कौन, आर कहाँ है, ई यहाँ है, आर यहाँ है। अपवर्तन कौन है, कौन ई निर्गत कौन है, फिर कौन ई आ गया, कौन ई यहाँ पे है, निर्गत कौन है, कौन डी विचलन कौन है, डी कहाँ है, विचलन कौन है, डी 2000 में पूछला गया था। इस तरह फिगर में बना लेता है, पूछेगा विचलन कौन कहाँ है, तो विचलन कौन कहाँ है, ये डी वाला जैसे काट रहा है यहाँ फिगर, तो यहाँ देखिए डी है, डी तो ये विचलन कर रहा है तो डी है। तो क्वेश्चन पूछा था कि विचलन कोण कैसा है, कैसा बना है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण से ऊपर एक कोण बनाती है, उसे क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो यहाँ पूरा डिटेल में दिया गया है कि ये आप देख सकते हैं कि पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण वायु में कांच में प्रवेश कर रहा है। AB क्या है, AB से क्या करता है, पृष्ठ के बीच में कांच से प्रकाश वायु में प्रवेश कर रहा है। बर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण विलंब की ओर मुड़ जाती, क्या होता है, मुड़ जाती, पीछे भी पढ़ेंगे। दूसरे पृष्ठ AC पर प्रकाश की किरण कांच में वायु प्रवेश करती आता है, यह अभिलंब से दूर मुड़ती है। प्रिज्म के प्रत्येक आवर्तक पृष्ठ पर आपतन कोण तथा आवर्तन कोण की तुलना कीजिए। क्या आप इसका जानकारी ले सकते हैं, यानी प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण तथा दिशा के एक कोण बनाती है, इसे कोण को विचलन कहते हैं। क्या बोला, विचलन कोण किसे कहते हैं, जो भी आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है, इस कोण को विचलन कोण। आपतित किरण की दिशा मान लीजिए ये जा रहा है आपतित, इससे एक कोण बना रहा है तो उसको विचलन कोण बनते हैं। इस स्थिति में कोण डी विचलन कोण है, आप फिगर में देखेंगे तो इस तरफ पूछा था कोण डी क्या है, विचलन कोण है।
तो आप लोग को ये प्रिज्म आप लोग को पेन में पेज में लेके बनाना है, और वो जितना भी पॉइंट था आप लोग को जाके इसको नोट कर लेना है, ठीक है। तो आप ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए समता प्रिज्म, समता प्रिज्म, प्रिज्म में आपतित श्वेत प्रकाश के कारण वर्णों की पट्टी में विभक्त कर दिया जाता है। इस रंगीन पट्टी के दोनों सिरों पर दिखाई देने वाले वर्णों के नोट कीजिए। पर्दे पर दिखाई देने वाले वर्णों का कर्म क्या है? तो पर्दे पे दिखाया गया इसका कर्म पूछा गया है, तो भी ट्रिक भी बताएंगे आप लोग को, ऐसे भी समझ लीजिए। जैसे क्या है, बैगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है, नारंगी के बाद लाल है, सबसे लास्ट में क्या है, रेड है, क्या है, रेड है, सबसे क्या है, रेड है। जैसे लाल है, उसके बाद लाल है, जैसा कि चित्र इतना 11.5 में दर्शाया गया है। प्रसिद्ध परिणाम शब्द भिवग्योर, इससे टिक रहता है, भिवग्योर है। ट्रिक क्या है इसका, भिवग्योर, क्या है, भिवग्योर। भी से क्या होगा, वायलेट होगा। आई से क्या होगा, इंडिगो होगा। बी से क्या होगा, ब्लू होगा। जी से क्या होगा, ग्रीन होगा। वाई से क्या होगा, येलो होगा। उसके बाद ओ से क्या होगा, ऑरेंज होगा। और आर से क्या होगा, रेड होगा। तो इसके सहायता से आप याद कर सकते हैं। या कर्म को याद रखने में सहायता कर। प्रकाश का अवयवी वर्णों की इस बैंड को क्या बोलते हैं, इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस बैंड को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। हो सकता है कि आप सभी वर्णों को अलग अलग ना देख पाएँ, फिर भी कुछ समय कुछ ऐसा अवश्य है जो प्रत्येक वर्ण को एक दूसरे से अलग करता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन की विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश को अलग अलग रंगों को विभाजन कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। एक पहले क्या था, ये श्वेत प्रकाश था, श्वेत प्रकाश से इतना कुछ हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, नीचे आप लोग को, नीचे सबसे ज़्यादा नीचे हो गया बैगनी, सबसे ऊपर पूछेगा क्या होगा, रेड। तो रेड हो गया। नीचे जाने पर आवर्तनांक क्या होता है, बढ़ता है। जैसे नीचे जाते जाते जाओगे तो आवर्तनांक बढ़ता है, तो इसी कारण सबसे ज़्यादा आवर्तनांक किसका होगा, क्योंकि बैगनी सबसे लास्ट है तो बैगनी का आवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। इसको आगे भी आप लोग को लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैं बता दिया यहाँ पे। तब देखते जाइएगा थोड़ा फटाफट दोस्तों, कि आपने देखा होगा कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म थोड़ा इसके 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित। कितना अवयवी था, 7 अवयवी में एक श्वेत प्रकाश पूछेगा। रंगों में विक्षेपण से पहले कैसा प्रकाश रहता है, तो वो श्वेत रहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो श्वेत प्रकाश से प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है। जैसे विभिन्न वर्णों अतिरिक्त किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पे जो झुकते हैं या मुड़ते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, पूछेगा लाल क्या होता है, सबसे कम झुकता है। जबकि बैगनी सबसे अधिक झुकता है, क्योंकि सबसे नीचे था बैगनी, और रेड कहाँ था, सबसे ऊपर था। इसके प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती है तथा स्पष्ट दिखाई देती है। यह स्पष्ट वर्णों का बैंड ही हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। आइजक न्यूटन ने, सबसे पूछेगा कि आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। पूछेगा किसने स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का प्रयोग किया था, प्रिज्म का उपयोग किया था, तो ये न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम, किसका, सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखा गया है, नेक्स्ट में है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया गया, किंतु उन्हें अधिक वर्ण नहीं मिल पाए, जो कि नहीं मिल। फिर उन्होंने चित्र 11.6 की भांति एक दूसरा सर्वम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। इस प्रेक्षण से क्या होगा, इस प्रेक्षण से न्यूटन को यह विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों में से मिलकर बना है। सूर्य का प्रकाश बोले किससे बना है, 7 वर्णों से मिलकर बना है, बताया। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश को दृश्य स्पेक्ट्रम बनाता है प्रायः श्वेत प्रकाश कहलाता है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है, जो भी प्रकाश है बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश कहलाता है। जैसे इंद्रधनुष वर्षों के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। क्या है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। सूर्य का प्रकाश, आप लोग बारिश अभी स्टार्ट है तो देख रहे होंगे, ये दिखता ही है आप लोग को, जो कि आप लोग बोलते हैं कि इंद्रधनुष लगा है। तो ये बात बताया गया है, इंद्रधनुष क्या है, ये इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात बनता है, जो कि वायुमंडल में उपस्थित जल के सूक्ष्म बिंदु से, क्या बोलता है, ये वायुमंडल में उपस्थित जल के सूक्ष्म बिंदु, कोई भी छोटा छोटा बिंदु द्वारा यह प्रकाश के परिक्षेपण के कारण बनता है। क्या होता है, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। तो यही इंद्रधनुष, जिसके आकाश में इंद्रधनुष बन रहा है। तो आप लोग को ये फिर बोला गया है नीचे कि प्रकाश
प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण के प्रक्षेपण नेत्रों तक पहुंचते हैं। यह सूर्य आपकी पीठ की ओर हो और आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन किसी जल प्रपात अथवा जल के फुहारे में देखे हो तो आप इंद्रधनुष को देख सकते हैं, अतः देख सकते हैं। थोड़ा तो ऊपर थोड़ा छूट गया दोस्तों, यहाँ पे था कि छूट गया है, जो कि श्वेत प्रकाश कहलाता है। इंद्रधनुष पर वर्षा के पश्चात आकाश में जल सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्रकृति स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल के सूक्ष्म बिंदु द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है। क्या होता है? ये इंद्रधनुष क्या होता है? सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये पूछता है, आप लोग को ये याद रखना है कि इंद्रधनुष क्या होता है? सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। उसके आगे आप लोग को प्रकाश परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रक्षेप के नेत्रों तक पहुंचता है। यदि सूर्य आपके पीठ की ओर हो, आप प्रकाश की ओर धूप वाले किसी दिन हो तो आप लोग इसे देख सकते हैं। जैसे आगे बोला कि वायुमंडलीय अपवर्तनांक, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के बारे में बताया गया है। चलिए आप लोग को पढ़ते हैं कि जैसे आग के तुरंत बाद मान लीजिए कि आग के तुरंत ऊपर की वायु के अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने ऊपर की ओर ठंडी वायु की तुलना में हल्की कम संघन होती है, तो इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तनांक माध्यम में वायु की भौतिक अवस्था स्थिर नहीं होती। क्या होता है? वायु की भौतिक अवस्था स्थिर नहीं होता, इसलिए इसके कारण ये गर्म आप लोग को मालूम चलता है। अब आगे बोला गया है कि गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित, क्या होता है? गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार यह स्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तनांक पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन का ही एक प्रभाव है। तारों का टिमटिमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तारों का टिमटिमाना वृहत स्तर की एक ऐसी परिघटना, कैसी घटना है? अपवर्तन की बोलेगा। तारों की टिमटिमाना एक कैसी घटना है? तो आप लोग को अपवर्तन की एक घटना है, तो ये आप लोग को याद रखना है। जैसे अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारों का टिमटिमाना, सूर्यास्त के आप लोग आगे पढ़ने मिलेगा। भरी बाल्टी में छड़ी उल्टा ऊपर दिखना, तो ये सब चीज़ है। जैसे तारों का टिमटिमाना वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। तो आप लोग को पढ़े होंगे पीछे से। जैसे तारों का टिमटिमाना यदि याद नहीं रहता, टिम करता, अप करता है, अप से अपवर्तन हो जाएगा। तो ये ट्रिक लगा सकते हैं, याद रख सकते हैं, ऐसे याद ही होगा। वायुमंडल में अपवर्तनांक इसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल में तारे के प्रकाश के अभिलंब की ओर झुका देता है। क्या होता है? तारों को अभिलंब की ओर झुका देता है। तो इसको आगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट में। आप लोग को क्या इंपॉर्टेंट है, यदि इसको आप समझना चाहते हैं तो आप समझ लीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा तो समझने में। आप लोग को तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कैसे वो प्रतीत होता है देखने में, तो सारा कुछ यहाँ पे आप लोग को लिखा गया है। तो आप लोग यदि इसको टाइम है तो रोक के वीडियो पढ़ लीजिएगा, थोड़ा तो समझ आ जाएगा आप लोग को। ऐसे क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछता है, तो इसी कारण मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आप समझने के लिए पढ़ सकते हैं। उसके आगे बोला गया कि उसके आगे क्या है? आगे हम अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, यानी सूर्योदय से पहले हम लोग को सूर्य क्यों दिखाई देता है, और फिर सूर्य अस्त होने से पहले हम लोग को सूर्य अस्त क्यों दिखाई देता है, भाई वो बोला। यानी अस्त होने के बाद भी हम लोग को क्यों दिखाई देता है, वही बात बोला गया। तो चलिए आप लोग को देखते हैं क्या बोला। वायुमंडलीय में अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ये क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा सूर्योदय से पहले हम लोग को 2 मिनट क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। कितने मिनट? 2 मिनट। वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देते रहता है। वास्तविक सूर्योदय में हमारा अर्थ है कि सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना, यानी सूर्य अस्त होने के बाद भी हम लोग को 2 मिनट दिखाई देता है। इसके बारे में भी बताया गया। उसके बाद बोला गया कि वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतराल कितना होता है? लगभग 2 मिनट। ये मिनट याद रखिएगा। ऐसी परिघटना के कारण ये सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। क्या होता है? चपटी प्रतीत होती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण ही। आप लोग यहाँ से 2 क्वेश्चन याद हो गया होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन पूछता है सूर्य अस्त से पहले, सूर्य उदय से पहले 2 मिनट क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण ही हम लोग को दिखाई देता है। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए ये प्रेक्षक है, सूर्य की आभासी स्थिति यहाँ से दिखा रहा है, इसी कारण फिगर बनाया गया। अब प्रकाश का परिकिरण
नेक्स्ट में आ गया कि प्रकाश की परिकिरणन। प्रकाश की परिकिरणन, प्रकाश की परिकिरणन क्या है? प्रकाश की परिकिरणन क्या है? प्रकाश तो हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक परिघटना देखने को मिलती है, परिकरणन के कारण। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को आकाश का नीला रंग परिकरणन के कारण होता है। गहरे समुद्र के जल का रंग सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, यानी लाल दिखाई देना। कन्फ्यूजन नहीं होना, वो सूर्य अस्त और सूर्य उदय से 2 मिनट पहले के बाद अपवर्तन था, अपवर्तन था। और यहाँ पे क्या बोला गया कि रक्ताभ यानी लाल दिखाई देना, किसके कारण? परिकरणन के कारण। तो ये वर्ड आप लोगों को कन्फ्यूज करेगा, कन्फ्यूज नहीं होना इससे। तो बोलेगा सूर्य उदय सूर्य अस्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है, तो ये भी परिकरणन होगा, कन्फ्यूज नहीं होना, हमेशा बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। जैसे पिछली कक्षा में 9th का बोल रहा है कि पिछली कक्षा में कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के परिकरण के विषय में अध्ययन किया था। वास्तविक विलंबन से गुजरने वाले प्रकाश की किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता, तथापि किसी कोलाइड विलयन में जहाँ कणों का साइज अपेक्षाकृत बड़ा होता है, यह मार्ग दृश्य होता है। यानी जहाँ पे कोलाइड कण बड़ा होगा वहाँ पे परिकिरणन का दृश्य देखने को मिलेगा। तो आप लोग को यहाँ से भी 3-4 पॉइंट हो गया, याद रखना है। आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग परिकिरणन के कारण, सूर्योदय सूर्यास्त के समय रक्ताभ परिकिरणन के कारण, कोलाइड में ज़्यादा परिकिरणन के कारण भी होता है उसमें। अब उसके बाद बोलता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव आप लोगों को कहाँ कहाँ दिखने मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल में सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में धुआं, जल का सूक्ष्म बिंदु, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरणें पुंज से ऐसे महीन कणों से टकराता है, क्या ऐसे महीन कणों से, जैसे वायु के धूल हो गया, धुआं हो गया, जल हो गया, इस सब से प्रकाश जब टकराती है तब ये टिंडल प्रभाव देखने मिलता है। कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज के मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों में विस्तृत प्रकाश परिवर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइड कणों, जब लोग कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के परिकरणन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। ये आप लोग कोलाइड के कणों से, क्या बोलेगा? कोलाइड के कणों से ये बोला गया था, ये बिलियन का बात बोला गया था, याद रखिएगा। ये कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश के परिकरणन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे कक्षा 9 में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये बता रहा है कि जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पुतला, जैसे आप लोगों को वो देखे छप्पर का घर देखे होंगे, खपरोल जो इसको बोलते हैं, तो उसमें कहीं छेद होता है, तो वहाँ से यदि सूर्य का प्रकाश अंदर आ रहा होता है कोई रूम में, तो उसी के बात हो गए। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है, तो इस परिघटना को देखा जा सकता है, किस टिंडल प्रभाव को। तो ये भी पॉइंट याद रखना आप लोग को, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद इस प्रकार प्रकाश के परिकिरणन कणों को दृश्य बनाता है। जबकि घने जंगल, यहाँ ये भी पॉइंट याद रखिए, जब घने के जंगल के बितान में सूर्य प्रकाश गुजरता है तो भी टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। जंगल के कुहासे में भी जल सूक्ष्म बंधु प्रकाश का परिकरणन कर लेती है, तो वहाँ भी देखा जाए, जब कुहासा रहेगा वहाँ भी देखा जाएगा टिंडल प्रभाव। ये सारा पॉइंट याद रखना है। यहाँ से आप लोग को 3-4 क्वेश्चन पूछता है। परिकिरणित प्रकाश के बंद परिकरण करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को परिकरण करता है, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के परिकरण है। यदि परिकरण करने वाले कणों की साइज बहुत अधिक है तो परिकिरणित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत होता है। तो दोस्तों आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते, तब मैं ये वीडियो थोड़ा बना रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है दोस्तों। तो ये अभी हम बना रहे हैं आप लोग को अपना टाइम दे के पूरा एकदम। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया बना दीजिए, भैया भाई बना दे, तो बना रहे हैं मैं दोस्तों। आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो इसी कारण मैं जल्दी आप लोग को ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग को समझा पा रहा हूँ, उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। ये मत बोलिएगा कि नहीं समझा रहे हैं, लेकिन मैं जितना भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ अपने तरफ से, आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये आप लोग वीडियो अच्छे से देखिएगा, ये नहीं कि वीडियो बना दिए तो वीडियो फालतू नहीं जाने दीजिएगा, अच्छे से देखिएगा आप लोग। जितने भी स्टूडेंट रेगुलर हैं, देखते हैं उतना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत दोस्तों टाइम लगता है, आप लोग जानते ही होंगे, उतना टाइम मिलता नहीं हम लोग को। तो बहुत भाई कमेंट कर रहे थे, तो मैं अभी थोड़ा वीडियो स्पीड से बना रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं हम लोग का ड्यूटी है, ड्यूटी पे फिर जाना है। तो आगे क्या गया था तो आप लोग समझ लीजिएगा, अच्छे से वीडियो देखिएगा। और
पूरा वीडियो देखिएगा, ये नहीं कि वीडियो छोड़ छोड़ के देखिए। यदि परिकर्णन करने वाले कणों के साइज बहुत अधिक हो तो परिकिरणित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। जब कण क्या होगा साइज का बहुत बड़ा हो तो क्या होगा परिकिरणित प्रकाश क्या होगा श्वेत प्रतीत होता है। अब कितना बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है दोस्तों, ये थोड़ा 1-2 लाइन बचा है, थोड़ा जल्दी ख़त्म कर देता हूँ इसको मैं। अब देखिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? लाल वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी होती है। क्या होता है? लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा कितना होता है? 1.8 गुना अधिक होता है। जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग यानी छोटी तरंगदैर्घ्य का अधिक प्रबलता से परिकर्णन करते हैं। परिकिरणित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कोई परिकर्णन ना होता। यदि वायुमंडल नहीं होता तो परिकिरणन भी नहीं होता। ये पॉइंट याद रखना है आप लोग को। तो इसी कारण हम लोग को नीला दिखता है, क्योंकि ये छोटी तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा वायु के सूक्ष्म कण लाल के अपेक्षा क्या होता है? नीले रंग में, यानी छोटी तरंगदैर्घ्य की अधिक प्रबलता के परिकर्णन के कारण ही होता है, हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कोई भी परिकिरणन नहीं होता। आकाश काला प्रतीत होता, क्या होगा? वायुमंडल नहीं होने के कारण बोलेगा आकाश कैसा प्रतीत होता? काला। यहाँ भी पॉइंट है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि वायुमंडल ना होता ना तो परिकर्णन होता और ना ही हम लोग को आकाश नीला दिखता। तो आकाश कैसा दिखता? काला दिखता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों का आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। ये क्वेश्चन आता है, जैसे कोई ऊंचाई में उड़ रहा है तो उसको ऊपर से आकाश कैसा दिखेगा? तो काला प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर परिकिरणन स्पष्ट नहीं है, यानी ज़्यादा ऊंचाई पर परिकिरणन स्पष्ट नहीं है, तो इसी कारण उसको काला दिखता है। उसके बाद आगे बोला गया कि संभवतः आपने देखा होगा खतरे के संकेत, जैसे आप रेलवे में आइएगा तो रेलवे का सिग्नल क्या होता है? रेड होता है। तो खतरे का संकेत, जैसे खतरे का संकेत क्या है? खतरे का संकेत सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और वो लाल रंग को हारेदार धुएं से सबसे कम परिकिरणित होता है, यानी सबसे कम परिकिरणित होता है, उसको ज़्यादा छुपा नहीं पाता है। कौन? कोहा और धुआं। इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग को देख लेते हैं हम लोग, दिखाई देता है। जैसे ड्राइवर है, आप लोग यदि एलपी बनिएगा तो उसमें लाल रंग रहता है सिग्नल में और हरा रहता है। यदि आप वो लाल क्यों रहता है? लाल रहता है ताकि दूर से भी दिख जाए आप लोग को। सूर्योदय का समय सूर्य का रंग क्या होता है? जैसे लगभग 2 से 3 मिनट के पश्चात आप सल्फर के सूक्ष्म कणों को अवक्षेपित होते देखेंगे। जैसे ही सल्फर के कण बनना प्रारंभ होते हैं तो आप कांच के टैंक के 3 पार्श्वों से नीला प्रकाश देख पाएंगे। कैसे? सल्फर से। यह सल्फर के सूक्ष्म कोलाइड कणों द्वारा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के परिगणन कारण है। कांच के टैंक के चौथे पार्श्व से वृत्ताकार छिद्र की ओर से परागता प्रकाश के रंग का प्रक्षेपण कीजिए। क्या है? प्रक्षेपण कीजिए बोल रहा है। उसके बाद चलिए आप लोग को दिखाई देते हैं कि कोलाइड विलयन में प्रकाश के परिकर्णन के प्रक्षेपण करने के एक संबंध में यहाँ फिगर बताया गया है, देख लीजिए क्या है, फिगर है। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से है दोस्तों, देख लेंगे। ये क्रियाकलाप प्रकाश के परिकर्णन को निर्देशित करने का प्रकाश के परिकर्णन को निर्देशित करता है, जिससे आपको क्या आता है? आकाश के नीले रंग तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रफ्तार प्रतीत होने के समझने में सहायता मिलता है। किसके कारण? सल्फर में। बोला गया सल्फर के कारण। जैसे क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाले प्रकाश हमारे नेत्र तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। तथापि जब सूर्य सिर से ठीक ऊपर उद्भस्त हो तो सूर्य से आने वाले प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, दोपहर में आप जब देखिएगा सूर्य को तो क्या होता है? सादा प्रतीत होता है। तो क्या होता है दोस्तों? जैसे आप लोग दोपहर में देखते होंगे सूर्य को, तो दोपहर में क्या होगा? सूर्य हम लोग को श्वेत प्रतीत होता है, क्योंकि नीले तथा बैंगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही परिकर्णन हो पाता है, इसी कारण हम लोग को दिखता है। क्षितिज के समय नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के अधिकांश भाग कणों द्वारा परिकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाले प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। इससे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय भी सूर्य रक्ताभ यानी लाल प्रतीत होता है, जो कि यहाँ फिगर में बताया गया है कि नीले प्रकाश का कम परिकर्णन हो रहा है, नीले प्रकाश परिकर्णन होने से सूर्य का रक्ताभ प्रतीत हो रहा है। तो ये फिगर से आप लोग समझ लीजिएगा।
तो ये यहाँ तक टॉपिक था दोस्तों, आप लोग को ये पढ़ लीजिए, जितना भी चीज़ आप लोग पढ़े होंगे सारा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे आप लोग दिया गया है, जाके आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है आप लोग को। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सारा आप लोग को दिया गया है, जो कि आप लोग को यहाँ पे आप लोग को बना हुआ है, यहाँ पे भी है न्यूमेरिकल, जो भी क्वेश्चन दिया गया है सारा न्यूमेरिकल आप लोग को यहाँ बना हुआ है, न्यूमेरिकल भी देख लीजिएगा। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और तो जितना भी शॉर्ट में आप लोग पढ़े ना, उसी का इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। तो वीडियो आज लोग को आप लोग को कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग को कैसा ये वीडियो लगता है, मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, आप लोग ये भी बताइएगा। ये फालतू मतलब आप लोग नहीं देखिएगा तो फिर मैं फालतू में वीडियो बना के क्या फ़ायदा। आप लोग यदि देखते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग को कैसा लगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था मानव नेत्र दोस्तों। इसी कारण मैं आप लोग बोले भी थे कि एक वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, इसी कारण एक वीडियो में ही पूरा क्लास ख़त्म कर दिया। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।